हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीपीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये दिया है इसकी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। और इनका कंपाइलेशन हम पूरा 150 क्वेश्चन का संडे को लाएंगे, ठीक है। आज जो कल का संडे को आप लोगों को देखने को मिला था, जो टेस्ट नंबर 10 का पूरा कंपाइलेशन था, जिससे आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हम लोगों का टेस्ट। और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो हमारे पिछली बार जो 2019 में पूछे गए थे यूपीपीसीएस में, उसी के आधार पर ये आधारित है। करंट बेस्ड और स्टैटिक दोनों इसमें क्वेश्चन, इस दोनों प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, रक्त प्लाज्मा प्लाज्मा के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो कूट के माध्यम से बताना है। तो फर्स्ट है कि यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। सेकेंड है कि यह आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये हल्के पीले और चिपचिपे हल्का पीला रंग का और चिपचिपा क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। और इसका आयतन के हिसाब से देखा जाए कि संपूर्ण शरीर में ये 55% पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो और अगर रक्त की बात करें कि इसका जो कंपाइलेशन होता है, तो देखो इसको दो टाइप में देखा जा सकता है। एक में तो आपका ये प्लाज्मा हो जाता है, रक्त प्लाज्मा हो जाता है, जो 55% होता है, ठीक है। और जो शेष 45% बचता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो रक्त कणिकाएं होती हैं, मतलब ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं, वो 55% होती है। इसमें आपको देखने को मिलेगी ये जो रक्त कणिकाएं होती है 3 भागों में डिवाइड होती है। इसमें आरबीसी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट में आरबीसी होती हैं, फिर डब्ल्यूबीसी होती हैं, उसके बाद आपको प्लेटलेट्स देखने को मिलती हैं, तो ठीक है। तो इधर 3 पार्ट होते हैं, इसमें आपको ये 2 पार्टों में मिलकर बना होता है ब्लड हमारा पूरा। नेक्स्ट है कि ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर जिसको बोला जाता है, तो उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। सेकेंड है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। और सी ऑप्शन है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। डी है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। तो देखो ये सेकेंड बी ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या है ये बढ़ जाती है। इसमें जो अभी आपको मैंने बताया, जो ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, उनमें 3 टाइप की जो ये हमने ब्लड बताया, जो ब्लड की होती है, जो आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये प्लेटलेट्स की संख्या जो है बढ़ जाती है, इसी को कैंसर कहते हैं। और इसकी संख्या के साथ साथ इसके जो सेल का आकार होता है ये भी बढ़ जाता है, तभी हमारे ब्लड में जो ये अनियमितता आ जाती है, इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। सेकेंड है, यकृत अल्कोहल के निराविष के लिए उत्तरदायी है। और सी ऑप्शन है कि मूत्र एक क्षारीय द्रव है। डी ऑप्शन है कि मानव गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो ये सी ऑप्शन इसमें गलत है, जो हमारा कहा गया है ये यूरोक्रोम के बारे में, क्योंकि जो ये क्षारीय द्रव नहीं होता है, ये अम्लीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 6.0 होता है, ठीक है। तो ये अम्लीय होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और गुर्दे की जो पथरी होती है इसे कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण जो आपको देखने को मिलेगा पीला होता है। और जो एल्कोहल का जो निरामिष, मतलब एल्कोहल के लिए जो लीवर का जो डी टॉक्सिफिकेशन होता है, ये इसके एल्कोहल के कारण देखा जाता है, ठीक है। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कि मानव का कौन सा भाग भाग ऐच्छिक तथा स्मरण शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। तो फर्स्ट है कि सेरिब्रम, बी है मेड्यूला ऑब्लिगेटा और सी ऑप्शन है कि हाइपोथैलेमस, सी और डी है सेरेब्रम। तो ये डी ऑप्शन सही है, जो सेरेब्रम होता है इसी में आपको जो देखने को मिलेगा जो ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे स्मरण शक्ति हो गई और बोलना हो गया और कुछ सुनना हो गया, तो ये चीज़ें जो सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ऐच्छिक क्रिया जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये चीज़ें जो है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। और जो ये मेडुला ऑब्लिगेटा है ये अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि छींक आना, सांस लेना या फिर खांसी आना या वोमिटिंग होना, तो ये सारी क्रिया मेडुला ऑब्लिगेटा जो है ये नियंत्रित करता है। और सेरिबेलम की बात करें तो ये जो है हमारी जो मांसपेशियां हैं इनको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये चारों के फंक्शन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। तो फर्स्ट है कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, बी और रिलैक्सिन है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बी ऑप्शन है ये प्रोजेस्टेरॉन यही होता है, इसी के द्वारा गर्भधारण के लिए जो ये हार्मोन होता है तो गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। और ये जो हार्मोन स्रावित होता है, ये जो कार्पस लूटियस सेल्स होती हैं इन्हीं से जो है इनका स्रावण होता है, मतलब सीक्रेट होता है वहाँ से। नेक्स्ट है कि अग्न्याशय को पाचन रस के लिए उत्तेजित
करने वाला हार्मोन्स है। तो फर्स्ट है ट्रिप्सिन है, सेकंड है पेप्सिन है, बी सी ऑप्शन है रेनिन है, और डी सिक्रेटिन है। तो ये डी ऑप्शन होता है, जो ये अग्नाशय को पाचन रस के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है, सिक्रेटिन। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा 7 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि बटुलिज्म रोग के बारे में बताना है। बटुलिज्म डिजीज कॉज्ड बाई, तो ये है कि प्रोटोजो ए ऑप्शन है कि जीवाणु द्वारा होता है, बी है विषाणु द्वारा होता है, या सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ, और डी कवक है। तो ये ए ऑप्शन सही है। इसका जो ये जीवाणु होता है, इसी के द्वारा बटुलिज्म रोग देखा जाता है। इसमें ये जो जीवाणु होता है, इसका जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्लास्ट्रीडियम बटुलिज्म जो होता है, ये ग्रास पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा जो ग्रास पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष से होता है। ठीक है, ये बटुलिज्म रोग। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने। तो पर्वत दी गई है, उनकी सर्वोच्च चोटी दी गई है, उसका मिलान करना है। तो अल्प्स पर्वत की बात करता है, तो ये देखो ब्लैक माउंटेन जो होता है, आल्प्स पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी है। राकी पर्वत की बात करें तो माउंट एल्बर्ट राकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और अपलेशियन की बात करें तो माउंट मिचेल है। और एटलस की तुमको माउंट टाब्सकाल देखने को मिलेगी। तो हमारा 2 1 4 3 सही हो जाता है। 2 1 4 3, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत है, तो बताना है। तो ए ऑप्शन है कि ब्लैक फॉरेस्ट वासजेस, और सी ऑप्शन है कि सियारा नोदा और मोनाकी पर्वत। तो देखो ये सी ऑप्शन जो है सियारा नोदा, आपको ये यूएसए में देखने को मिलेगा, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहीं पे ये सियारा नोदा है, जो विश्व का सबसे बड़ा विशाल मतलब देखने को मिलेगा ब्लैक पर्वत का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि हिमालयी भूकंपी क्षेत्र किस पेटी के अंतर्गत आता है, इसके बारे में बताना है। मतलब हिमालयी सिस्मिक जोन कम अंडर द विच बेल्ट, तो इसके बारे में बताना। तो फर्स्ट है कि प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये बी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि जो ये मध्य महासागरीय पेटी जो देखने को आपको मिलेगी, इसी में आपको हिमालयी क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। और जितने भी ये नवीन वलित पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, इसी में ये मतलब भूकंपी पेटी फैली हुई है। इसमें आपको कौन कौन से देखो पेरिनीज पर्वत देखने को मिलेगा, अल्पस पर्वत देखने को मिलेगा, काकेश है, ये भी इसी में आता है। हिमालय तो है ही है। इसके बाद म्यांमार की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और जो ये हमारी देखने को मिलती हैं, जो पूर्वी द्वीप समूह की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो सारी इसी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही सारी ये देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर। तो इसमें कहा गया है कि कूट की सहायता से आंसर देना है। तो फर्स्ट ए है कि कथन ए दिया हो गया है, वायु राशियों का निर्माण उच्च वायुभार वाले क्षेत्रों से अधिक होता है। आर है कि उच्च वायुभार वाले क्षेत्रों में शांत वायु जो है शांत रहती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मतलब सही, ए आर सही है, और ए की व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो वायु राशियों का निर्माण जो होता है, ये आपको वायु जो उच्च वायुभार वाले क्षेत्रों में शांत वायु रहती, इसी के कारण वहाँ पर निर्माण हो पाता है। ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। और ये वायु राशियाँ होती क्या हैं, तो इसके बारे में बात करें तो जो ये वायुमंडल का विशाल और वह विस्तृत क्षेत्र होता है, जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों में मतलब विभिन्न ऊंचाइयों की जो क्षैतिज ऊंचाई होती है, उसमें आर्द्रता और तापमान जो जैसे मतलब एक क्षेत्र होता है, जैसे ये क्षेत्र हो गया एक विशाल क्षेत्र, तो इसमें आर्द्रता और तापमान दोनों जो है एक स्थिर काफ़ी समय तक स्थिर बने रहते हैं, इसी को वायु राशि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वाताग्रों के सहारे किन बादलों से वर्षा प्राप्त होती है। तो फर्स्ट है कि पच्छाद स्तरीय मेघ, और बी ऑप्शन है कि वर्षा स्तरीय मेघ, सी है कपासी मेघों द्वारा, और डी ऑप्शन है कि पच्छाद कपासी मेघों से। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। जो ये हमारा वर्षा स्तरीय मेघ होते हैं, इन्हीं से वर्षा प्राप्त होती, बादलों से वर्षा प्राप्त होती उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वाताग्रों के सहारे। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि बोर्नियो, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड और बैफिन। तो इसका घटते क्रम के आकार के अनुसार लिखना है कि द्वीपों का जो मतलब सबसे बड़ा आकार, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो देखो ये ग्रीनलैंड है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तो ये जो न्यू गिनी है, ठीक है, जो बोर्नियो है, उसके बाद न्यू गिनी द्वीप का आकार आता है। फिर आपको नहीं, ग्रीनलैंड देखो थर्ड वाला ग्रीनलैंड सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्षेत्र ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद न्यू गिनिया वाला क्षेत्र है, ये जो द्वीप है, ये उसके बाद उससे छोटा है, और बोर्नियो उसके छोटा है, और बैफिन द्वीप उससे छोटा है। ठीक है। तो हमारा 3 2 1 और 4, 3 2 1 4, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता सार्गेसो सागर में पाई जाती है। सेकंड है एल्यूशियन एक गर्म जलधारा है। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं, और असत्य पूछा गया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है खोजकर्ता के बारे में और उसके मतलब क्या किसने खोज की है ये बताना है। तो पोलियो टीका की बात करें तो जॉन सॉल्क हैं, और सेकेंड रेबीज रोधी टीका की बात करें तो ये लुई पास्चर, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है तो वाक्समैन है। तो ये तीनों जो है सुमेलित हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि पोलियो का जॉन सॉल्क ने किया था, और लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीका, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो वाक्समैन ने की थी। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रौढ़ों में विटामिन डी की कमी से होने वाला अस्थि रोग है, यानी जो हड्डियों में जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है, जो मतलब हमारे होते हैं एल्डरली पर्सन जो होते हैं उनके बारे में बताया गया कि उनमें कौन सा रोग हो जाता है। तो ए ऑप्शन है हिमैरेजी, बी ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया, सी क्यूसिकोर, और निक्टालोपिया। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो ये ऑस्टियोमलेशिया है यही विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, जो ये जो एल्डरली पर्सन होते हैं, जो प्रौढ़ यानी युवा पर्सन होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और हिमैरेज की बात करें तो ये विटामिन के की कमी से होता है, ये आपको देखने को मिलेगा, जो ये रक्तस्राव वाला रोग होता है उसी के बारे में बात करता है। और क्यूशोकर तो जो ये विटामिन की कमी, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला जो है बच्चों और प्रौढ़ों में रोग है। ठीक है, और निक्टालोपिया विटामिन ए की कमी से, जिसको रतौंधी बोलते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है कि एरियोलॉजी मकड़ी अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पीडियाट्रिक्स नेत्रों का अध्ययन, और एनाटोमी मानव शरीर संरचना के विच्छेदन का अध्ययन। तो इसका देखो सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पीडियाट्रिक्स जो है ये बच्चों के रोगों से संबंधित है, उसका अध्ययन किया जाता है, ना कि नेत्रों से संबंधित। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो गया, और ये तीनों जो है हमारे सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक की अधिकता के कारण किस एक की अधिकता के कारण रुधिर आसानी से थक्का बन जाता है। तो फर्स्ट है कि फाइब्रिनोजेन और लिम्फोसाइट, बी सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, और आरबीसी डी ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन सही है, जो ये फाइब्रिनोजेन होता है इसी के कारण जब हम कहीं हमारे शरीर में कोई घाव या मतलब कट जाते हैं या कुछ हो जाता है या कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो वो ब्लड जो होता है उसका थक्का बनने में ये फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है यही जो कारगर होता है। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा जो ये ब्लड के अंदर मतलब हमारे शरीर के अंदर क्यों थक्का नहीं बनता है, तो इसमें एक हिपैरिन प्रोटीन होता है जो ब्लड के अंदर वो थक्का नहीं बनने देती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो फर्स्ट है कि प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है, सेकेंड है कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो देखो ये सही है, और आर एक की व्याख्या भी करता है, क्योंकि प्रकाश की जो गति होती कांच में न्यूनतम होती, इसका कारण यही होता है कि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसी के कारण ऐसा होता है। तो ए ऑप्शन सही हो गया, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब एनाल्जेसिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो देखो जो ये बी ऑप्शन है ब्रोमीन को ही एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया जाता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आवर्त सारणी है इसे 7वें समूह में रखा गया है। कारण ये है उसे 7वें समूह में रखने का, क्योंकि ये एक मात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में सामान्यता पर पाई जाती है, इसीलिए इसे 7वें समूह में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित भू रासायनिक चक्रों में किस एक को अवसादी चक्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो फर्स्ट है कि जल चक्र, बी है कि कार्बन चक्र, सी है सल्फर और चक्र, और डी है नाइट्रोजन चक्र। तो ये सी ऑप्शन सही है, सल्फर चक्र जो होता है इसे अवसादी चक्रों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ जो है फास्फोरस चक्र होता है इसे भी जो है अवसादी चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र होता है इसे जो है गैसीय चक्रों के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्सों में से कौन सा एक रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि थायराक्सिन हार्मोन, बी है बेसोप्रेसिन हार्मोन, सी है पैराथायराइड हार्मोन्स, और डी है एड्रिनल हार्मोन। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा 22 क्वेश्चन नंबर में, तो ये जो पैराथायराइड हार्मोन्स होता है यही कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि जैव विविधता मानचित्रीकरण के किस प्रकार यानी टाइप में प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को आधार माना गया है। तो ए ऑप्शन अल्फा विविधता, बी है बीटा विविधता, और सी है कि गामा विविधता, और डी है डेल्टा विविधता। तो देखो ये जो हमारा बी ऑप्शन है ये बीटा विविधता, यही जो है जैव विविधता में मानचित्रीकरण के लिए जो संरचनात्मक विविधता के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि पेस्टिसाइड और मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइज़र। तो क्या किसके बारे में, तो इसमें बताना है कि पक्षियों की घटती जो संख्या के लिए उत्तरदायी है, तो उसके बारे में बताना है कि किससे संख्या घटती है। तो देखो इसमें जो
आपको बायोपेस्टिसाइड है, ये तो मतलब जो उसके लिए मित्रतापूर्ण कार्य करते हैं, इनसे हमको पक्षियों से हानि नहीं होती। लेकिन जो पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइज़र है, इन तीनों से मच्छरों को जो पक्षियों को की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे 2, 3 और 4 सही हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद और राज्य दिए गए हैं। तो फर्स्ट ए है कि अनुच्छेद जो दिया गया है 371 ए में नागालैंड, 371 बी में असम और 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में मिजोरम। तो ये देखो डी वाला गलत है, क्योंकि 371 आई में जो है इसमें गोवा का जो है उल्लेख किया गया है, ना कि मिजोरम का जी के अंतर्गत किया गया है 371 जी में। ठीक है, तो यह डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो हमने यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा इसका मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर जो है वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।